तो जुडिशरी की दुनिया में कुछ इंस्टीट्यूट सिर्फ नाम नहीं होते, एक लेगेसी बन जाते हैं। चाणक्य लॉ एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने 12-13 सालों में ही लगभग 200 से भी ज़्यादा जजेस इस देश को दिए हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इसी जर्नी, विजन और सक्सेस के बारे में। आज हमारे साथ नितिन नामदेव जी है, जो चाणक्य लॉ एकेडमी का फेस है। तो सर, आप अपनी इस जर्नी के बारे में हमें बताइए कि आपने लॉ को करियर कैसे चूज़ किया। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लॉ एज अ करियर, मैं ये कह सकता हूँ कि लॉ ने मुझे अपने करियर के रूप में चूज़ किया, मैंने लॉ को चूज़ नहीं किया। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था प्रतियोगिता परीक्षा और डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो मेरे पास एक ऑप्शन आया कि मुझे जो है अब लॉ भी साथ में करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड थे जो लॉ की तरफ मूव कर रहे थे। तो उस समय जो है मुझे उन्होंने कहा कि एक लॉ ऑप्शंस अच्छा है और साथ में आपको तैयारी करना चाहिए लॉ के लिए। मैंने यहाँ फिर लॉ जो है करने का एक विचार किया यहाँ पर। तो लॉ करते करते सर, आपने जुडिशरी को कैसे अडॉप्ट किया? देखिए, मैं जुडिशरी के पहले जो है IAS वगैरह की तैयारी कर रहा था, तो एक कंपटीशन का जज्बा तो मेरे अंदर था और मेरे पास एक प्लान बी भी बन गया कि मैं जो है अब जुडिशरी की तरफ प्लान कर सकता हूँ, जा सकता हूँ। और लॉ के साथ मेरा फिर एक ऐसा अटैचमेंट हो गया जो आज मेरा करियर भी बन गया है। तो सर, लॉ पढ़ते पढ़ते आप मेंटोर बन गए लॉ के, इस बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, मेंटोर तो मैं बनना नहीं चाहता था, मैं तो सिविल जज बनना चाहता था। पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई जहाँ जो है मुझे मोटिवेट की। जब हम लोग बिलासपुर में पढ़ते थे तो मेरा एक रूममेट था, आज जो वो जुडिशरी में मतलब अच्छे पद पर है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगा। तो उसने सबसे पहले कहा कि यार, हम जब ग्रुप स्टडी करते थे, ग्रुप सेशन होता था हमारा, तो काफ़ी वो मुझे इंस्पायर करता था कि यार, तुमको लॉ पढ़ाना चाहिए करके, क्योंकि तुम्हारा पढ़ाने का जो टीचिंग वे है, जो बहुत सरलता से जो है लॉ को समझा रहे हो, उसने मुझे जो है सबसे पहले मोटिवेट किया। फिर मैं जब इंदौर में पढ़ने गया था, तो मेरे जो मेंटोर हैं रहमान सर, उन्होंने पूरी क्लास के सामने जो है एक वर्ड या एक शब्द कहा, शायद वो आशीर्वाद था उनका, कि यदि आप सिविल जज नहीं बन पाते हैं तो एक आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ आज मैं खड़ा हूँ, तो ये मोटिवेशन वहीं से ही शुरू होता है। तो जैसे चाणक्य लॉ एकेडमी, तो चाणक्य जो नेम है वो खुद में ही एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। तो इस नेम को ही आपने क्यों चूज किया अपनी एकेडमी के लिए? देखिए, इसके पीछे जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि ये नाम जो है एक राउंड टेबल समिट टाइप का ही हुआ। मैं इससे पहले, चाणक्य से पहले जो है बहुत सारी कोचिंग्स में पढ़ा रहा था। अब ऐसा वाकया आया कि मुझे वो कोचिंग्स छोड़नी पड़ रही थी या मुझे क्विट करना पड़ रहा था, तो मैं अपने ही स्टूडेंट के बीच में बैठ के एक डिस्कशन किया कि अगर मैं अपनी एकेडमी खोलता हूँ तो क्या नाम रखना चाहिए। मैं आज भी अपने बच्चों से डिस्कशन करता हूँ कि मुझे ये करना चाहिए, तो आप सजेस्ट कीजिए। तो एक सुकमा की स्टूडेंट थी, पद्मा साहू, उसने मुझे सजेस्ट किया कि सर, आपकी कोचिंग का नाम चाणक्य होना चाहिए। और विद इन जो है कुछ मिनट्स में हम लोग एक सामान्य सहमति में आ गए कि जनरल हम लोगों का जो है कंसेंट हो गया कि हाँ, हमारी कोचिंग का नाम चाणक्य होगा। तो ये मेरे स्टूडेंट और मेरे स्टूडेंट का सुझाया हुआ नाम था। हालांकि मैं आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा जो है फैन हूँ, उनकी स्टोरी भी पढ़ी है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, तो उनके बारे में मैंने थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ा भी है। तो ये मेरा एक सौभाग्य बन गया कि मैं इस एकेडमी में चाणक्य नाम को रख पाया। तो चाणक्य लॉ एकेडमी स्टार्ट करने से पहले आपने जैसे बताया, आपने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी है, तो आप कुछ उसमें हाईलाइट करना चाहेंगे उस जर्नी में आपकी? देखिए, जब मैंने रायपुर में प्रैक्टिस शुरू की थी, तो उस समय बहुत सारी कोचिंग्स थी, जिसमें एक निष्कर्ष IAS एकेडमी थी। उन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाया और इत्तेफाक से ये एक मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने मुझे ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए बुलाया था और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाया था IAS की कोचिंग के लिए। उस बीच में मध्य प्रदेश सिविल जज की वैकेंसी आई, तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि सर, एक काम करते हैं, आप लॉ वाले तो हैं और आपने लॉ भी पढ़ाया हुआ है, तो क्या आप हमारे यहाँ जो है सिविल जज की कोचिंग शुरू कर सकते हैं क्या?
और उनके इस आग्रह को बोल लीजिए या उनके इस रिक्वेस्ट को मैं मना नहीं कर पाया, और मैंने रायपुर का पहला बैच जो है उनके साथ में पढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने बीच में दूसरी कोचिंग्स भी ज्वाइन की, तो मुझे अलग अलग कोचिंग से ऑफर आते गए, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया और धीरे 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 मैंने चाणक्य की जर्नी शुरू कर दी। फिर आपकी इस इतनी लंबी जर्नी में आपने चैलेंजेस तो बहुत फेस किए होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि ये एकेडमी जो है ऑल ऑफ सडन तय हुआ कि मुझे अपना जो है खुद का एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करना है। तो पहला चैलेंजेस एक व्यापार के लिए होता है, वो होता है फंड्स। तो मेरे पास तो फंड बिल्कुल नहीं थे। मतलब ये कह सकता हूँ कि मैंने जब इस एकेडमी को शुरू किया तो सिर्फ एक विजन था मेरे पास, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो मेरे ही स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मोटिवेट किया। मैंने अपने घर से ये जर्नी शुरू की। कोई ब्रांड नहीं था, कोई नाम नहीं था। मेरे बाजू में एक कोचिंग क्लास चलती थी, तो वहाँ से मैंने जो है मेंस की क्लासेस शुरू की। उन दिनों में 2012 का जो है प्रीलिम्स हो गया था, अब मेंस का एग्जामिनेशन होना बाकी था। तो वहाँ से मैंने घर से ही शुरू किया इसको पढ़ाना, और मुझे लोगों का एक बोलना चाहिए कि समर्थन या लोगों का एक विश्वास शुरू से मिला। बाहर से भी बच्चे आए पढ़ने के लिए, और वो मेरा पहला बैच था। बिना कोई टेक्निकल सेटअप के, बिना किसी इंस्टीट्यूशन सेटअप के मैंने घर से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो वहाँ से वो पहला चैलेंज था। फिर थोड़ा सा मुझे एक विश्वास हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरा एक बहुत अच्छा कलीग बोल लीजिए, जूनियर है, धीरज बावनकर। मैं अपने सफ़र में 2 लोगों का नाम जरूर लूँगा, उसमें धीरज बावनकर है। उन्होंने कहा कि भैया मैं आपको जो है मेरे परिचित हैं उनका एक सेटअप दिलाता हूँ। और उन्होंने फूल चौक में जो है अपने परिचित जो उनके चाचा जी थे उनके यहाँ मुझे जो है जगह दिलाई, और जो हार्ट ऑफ द रायपुर सेंटर बोल सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी मदद थी। और एक हमारे जो है लॉ एजेंसी वाले हैं लक्ष्मीकांत तिवारी जी, उन्होंने जो है मुझे बहुत मदद की। कुछ भी चीज़ें अगर मुझे लॉ से रिलेटेड बुक्स चाहिए या लॉ से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए तो वो मुझे जो है हमेशा फैसिलिटेट कराते रहे। तो ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे शुरुआती तौर पर मदद की। फिर शुरुआत हुई, और मुझे आज भी याद नहीं है कि मैंने इस एकेडमी को कैसे शुरू किया, कहाँ से फंड आया, कैसे आया। बस एक सफ़र शुरू हो गया। और चैलेंजेस तो आज भी हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छा करना है तो आपको चैलेंजेस तो लेके चलना चाहिए। एक अच्छी बात कही है भी आपने कि स्टूडेंट ने आपको मोटिवेट किया। हमने अक्सर सुना है कि टीचर्स मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को, पर आपकी जर्नी में स्टूडेंट ने आपको मोटिवेट किया एज अ टीचर। तो इस बारे में कुछ? इसके तो बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ मैं। देखिए, इंदौर में जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ मेरे 2 स्टूडेंट थे। उन्होंने मुझे कहा कि सर आपसे एक बात कहनी है। बोलिए। बोले आप अपना इंस्टीट्यूशन शुरू कर सकते हैं क्या, या करना चाहेंगे? तो मैंने कहा कि देखिए मैं तो इंदौर के बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, और सेम मेरे पास फंड नहीं है। तो उन्होंने अपनी फंडिंग से मुझे एक कैरियर शिखर एकेडमी के नाम से सेटअप बनाने का जो है एक मोटिवेशन दिया, और इंदौर में मैं उसको शुरू किया। अभी आज हम पॉडकास्ट ले रहे हैं, कल ही मेरे पास जो है इंदौर के जज डायल से जो है कॉल आया और मैसेज आया कि सर शिखर कैरियर एकेडमी को हम लिस्ट आउट करना चाहते हैं। तो मतलब वो नाम आज भी जिंदा है वहाँ। तो सबसे पहला मोटिवेशन तो मुझे बच्चों ने दिया, मेरे स्टूडेंट ने दिया। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया कि इस कोचिंग को, चाणक्य को खोलने के लिए भी मुझे बच्चों ने प्रेरित किया। तो ये प्रेरणा तो जो है मुझे हमेशा स्टूडेंट से मिली। तो एक अच्छा उदाहरण जो है मेरी लाइफ में मेरे स्टूडेंट ही रहे हैं। अभी आप हमको ये बताइए कि जैसे आप इंदौर में भी पढ़ाई की, आपने रायपुर में भी पढ़ाई की, तो लॉ पढ़ाने के लिए आपने रायपुर को ही क्यों चूज़ किया? मतलब इंदौर में ऑलरेडी आपकी एकेडमी थी, आपने पढ़ाया है वहाँ, तो रायपुर ही क्यों? ये कह सकते हैं कि मेरी रोजी रोटी रायपुर में थी। देखिए, ये बात तो सच थी कि मैंने इंदौर में पढ़ाना शुरू किया, पर रायपुर में आने के बहुत सारे कारण थे, कुछ निजी कारण थे। पर उससे बड़ा कारण ये था कि जब मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा था तो मुझे बहुत भटकना पड़ा कोचिंग्स को लेकर, अच्छे गाइडेंस को लेकर। मेरे पास जो विकल्प था वो बिलासपुर था।
तो मैं बिलासपुर में गया। बिलासपुर में भी कुछ ही जगह थी जहाँ पर जुडिशरी की तैयारी हो रही थी, और वो भी उस समय जब वैकेंसी आती थी। तो लॉन्ग टर्म कोई कोर्स नहीं था, अच्छी कोचिंग्स अवेलेबल नहीं थी, तो हम इंदौर चले गए। तो अक्सर ये देखा जा रहा था छत्तीसगढ़ में कि जो भी जुडिशरी की तैयारी करना चाह रहा था तो वो इंदौर चला जाता था या भोपाल चला जाता था, और आज तो दिल्ली जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग। तो एक वैक्यूम जो है हमेशा छत्तीसगढ़ में बना रहा, और इस वैक्यूम को पूरा करना जो है, इस वैक्यूम को मैंने जब देखा कि छत्तीसगढ़ में पूरा किया जा सकता है, तो मैंने मूव ऑन किया रायपुर की तरफ। रायपुर में पढ़ाना शुरू किया, और रायपुर में एक ऐसी एकेडमी या ऐसी संस्थान खोलने का निर्णय लिया, और जो आज दिल्ली और इंदौर को टक्कर दे सकती है, या उनको फेस कर सकती है, या उनकी बराबरी कर सकती है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं आपकी इस जर्नी में, तो जी। कोई ऐसे स्टूडेंट की जर्नी है सर जिसने आपको इंस्पायर किया हो? क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो कुछ कोई ऐसे स्टूडेंट की जर्नी है जिसने आपको अट्रैक्ट किया हो, इंस्पायर किया हो? ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं, पर मैं एक दो स्टूडेंट को आपके सामने लाना चाहूँगा। हाँ, पर मैं उनके नाम नहीं बता सकता, क्योंकि आज जो है न्यायिक पद पर बैठे हुए हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, वो ये पॉडकास्ट देख रही होगी तो समझ जाएगी कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो एक ऐसी स्टूडेंट थी जो पहली बार प्रीलिम्स दी, फेल हो गई। दूसरी बार उसने मेंस दिया, मेंस फेल हो गई। तीसरी बार इंटरव्यू दिया, चौथे अटेम्प्ट में उसने फाइनली सिलेक्शन लिया और रैंक होल्ड की। खास बात ये होती है एक टीचर के लिए कि जब कोई बच्चा फेल होता है तो वहाँ पर जो है टीचर को उसको मोटिवेट करना होता था। पर वो स्टूडेंट ऐसी थी कि आज रिजल्ट आया, फेल हो गई, दूसरे दिन फिर क्लास में दिखती थी। तो मुझे उसे देखकर लगता था कि यार ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं क्या, जिन्हें मोटिवेट नहीं करना पड़ता, मतलब वो खुद सेल्फ मोटिवेट है, और उनकी एक इंस्पायर जर्नी जो है हमको मोटिवेट कर रही है। उस स्टूडेंट की एक खास बात और है, वो ये है कि अक्सर हम लोग जो है एज अ स्टूडेंट बहाने खोजते हैं क्लास में कैसे ना जाएं, कैसे क्लास छोड़ दिया जाए। पर मैंने कभी भी अपने 3 से 4 साल में उसे एक भी दिन छुट्टी लेते हुए नहीं देखा। उसका हाथ टूट गया तो भी वो रिक्शे में आ जाती थी। उसकी एक बच्ची थी, बेटी थी, उसकी तबीयत खराब होती थी तो भी वो जो है किसी तरह से मैनेज करके जो है क्लासेस आती थी। बट 365 दिन अगर क्लास चलती थी तो वो 365 दिन आती थी, अनावश्यक कभी जो है उसने ब्रेक नहीं लिया। तो एक बहुत मोटिवेशनल स्टोरी वो है। हेल्थ उसकी जो है अप डाउन होने के बावजूद भी जो है उसने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया और फाइनल सिलेक्शन लिया और अच्छी रैंक में लिया, मतलब अंडर 10 रैंक थी उसकी। तो एक वो मोटिवेशनल जो है स्टोरी हमेशा मुझे याद रहती है। जब भी मैं थोड़ा सा लेजी होता हूँ तो उसको याद करता हूँ। और एक स्टूडेंट ऐसा भी रहा है जो सुबह पेपर हॉकर के रूप में घर घर पेपर बांटता था और दिन भर पढ़ाई करता था और उसके बाद जो है वो यहाँ सरवाइव करता था और आज वो जज के रूप में बैठा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। खासकर एक हमारे एडीपीओ में एक है स्टूडेंट जिनका मैरिज जो है वो डिस्टर्ब हो गया था, अपनी बेटी को लेकर वो रह रही थी। पीएससी की तैयारी करने के बाद जो है उन्होंने लंबे समय तक जो है तैयारी की, पर जब एडीपीओ उन्होंने दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एडीपीओ निकाला और आज खुश भी हैं। अक्सर उनको देखता हूँ तो उनसे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि जिंदगी जो है हारने का नाम नहीं है, जिंदगी बढ़ने का नाम है। एक स्टूडेंट और है जो अभी एमपी में सिलेक्ट है। मुझे हमेशा ये लगता है कि एक अर्जुन और द्रोणाचार्य की जो हमने कहानी सुनी है, कभी कभी द्रोणाचार्य को सौभाग्य से अर्जुन मिल जाता है। अर्जुन किसी को बनाया नहीं जा सकता है, अर्जुन खुद बनना पड़ता है। पर मेरा ही एक ऐसा स्टूडेंट था जो मुझे इत्तेफाक से मिला या मेरी किस्मत से मिला। और ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब मैंने उसके जैसा डेडिकेटेड, उसके जैसा फोकस स्टूडेंट कभी नहीं देखा। और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में एमपी जुडिशरी निकाला, आज एमपी में सिलेक्ट है। मैं जितने भी स्टूडेंट का डिस्कशन कर रहा हूँ ये सभी वो पॉडकास्ट देखेंगे, तो मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि आप लोग न्यायिक अच्छे पद पर बैठे हुए हैं। पर आप लोग कहीं ना कहीं मेरे हमेशा इंस्पायर रहे हैं, रहेंगे,
ये मैं आज जो है सार्वजनिक तौर से कह सकता हूँ। तो सर लॉ करने के बाद स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते जी। हैं, जैसे कि वो एडवोकेट बन सकते हैं या कोई कॉरपोरेट में जा सकते हैं, बट आपका जो फोकस है वो स्पेशली जुडिशरी में रहता है। तो ऐसी क्या बात है जुडिशरी में कि आप इसमें ज़्यादा फोकस करते हैं? देखिए, लॉ करने के बाद हमारे पास फील्ड तो बहुत सारी है, पर अच्छे जजेस की आज भी कमी है। देखिए, ये एक नौकरी है, एक रोजगार नहीं है। जज या न्यायाधीश एक दायित्व है, और इस दायित्व को पूरा करने या इस दायित्व को पूरा करने के लिए एक व्यक्तित्व की जरूरत होती है। अक्सर हमने ये सुना भी है कि आज भी जो है हम न्यायपालिका पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। आपने भी देखा होगा कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है यार कि कहीं मुझे कुछ मिले ना मिले, न्याय जरूर मिलेगा और न्याय निष्पक्ष मिलेगा। तो अच्छे जजेस की कमी है यहाँ पर। तो अच्छे जजेस को हम कैसे ला सकते हैं? अच्छे एडवोकेट्स तो आ सकते हैं, पर अच्छे जजेस को लाने के लिए उनको एक डायरेक्शन चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो उनको उनकी दिशा तक लेके जाए। तो मुझे एक वैक्यूम लगा यहाँ पर। मैं प्रैक्टिस कर रहा था, उस दौरान भी कई ऐसे एग्जांपल्स मैंने देखे हैं जहाँ पर मुझे लगता था कि मैं प्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छा जो है एक बोलना चाहिए कि जज को तैयार करने के लिए या मैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए जो है संस्था की तरफ जाऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने फिर प्रैक्टिस छोड़ी और उसके बाद जो है मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। ये था एक सफर। तो जैसे अभी आपने डायरेक्शन की बात की कि एक सही डायरेक्शन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसी क्या बात है चाणक्य लॉ एकेडमी जो बाकी कोचिंग से उसको अलग बनाती है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक कोचिंग में क्या देखेंगे आप अपने सक्सेस के लिए? अच्छा एनवायरनमेंट हो। ये तो किसी भी कोचिंग में जाएंगे तो एनवायरनमेंट तो मिल जाएगा। देखिए, किसी भी कोचिंग को चूज करने के पहले या उसका चयन करने के पहले मैंने भी 2-3 चीजों को देखा और शायद मैंने उन चीजों को यहाँ इम्प्लीमेंट किया। सबसे पहली चीज होती है उस कोचिंग की रेगुलेटरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नियमितता होना बहुत जरूरी है। अक्सर हम किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं पर क्लासेस समय पे नहीं लगती है, क्लासेस जो है वो कभी ऑफ हो जाती है। तो हमारी पहली कोशिश यही थी कि अगर हमने जो है 365 दिन पढ़ाने का अगर किसी को कमिट किया है तो 365 दिन हम पढ़ाएं। तो रेगुलरिटीज जो है हमारी सबसे पहली प्रायोरिटीज होती है ताकि बच्चे जो है वो बीच बीच में डिसकंटिन्यू ना हो। दूसरा, वादा को निभाना। अक्सर हमने कोचिंग्स में देखा है कि जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, और जब आप वास्तविकता में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें वो पूरी नहीं कर पाते। उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। हमने हमेशा इस बात को ध्यान दिया है कि हम जो कमिटमेंट या जो प्रॉमिस कर रहे हैं स्टूडेंट को, चाहे टेस्ट पेपर को लेकर, चाहे क्लासेस को लेकर, या किसी प्रकार का जो है हमने कमिटमेंट किया है उनको टाइम ड्यूरेशन को लेकर, हमने उसको उस समय पर उन चीज़ों को हमने पूरा करने का हमेशा जो है काम किया है, या हमेशा हम पूरा करने की कोशिश करते हैं ताकि एक कॉन्फिडेंस बच्चे के ऊपर हमेशा बना रहे। तीसरी चीज होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। आज हमारे पास समय कम है और उस कम समय में जो है हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को अचीव करना है। एक स्टूडेंट होता है उसके पास हार्डली अगर प्रिपरेशन के लिए बोले तो 1 या 2 साल होते हैं, और 1 या 2 साल में अगर वो सक्सेस नहीं होता है तो शायद कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक मेंटली और एक फाइनेंशियली और एक फैमिली प्रेशर आ ही जाता है। तो हम इस तरह का टाइम मैनेजमेंट और शेड्यूल्स बनाते हैं बच्चों का ताकि उसे 1 या 2 साल के अंदर सक्सेस मिल जाए, और हर उस टाइम मैनेजमेंट के पीछे हमारा एक प्रॉपर मैनेजमेंट वर्क होता है कि कितने समय में इनके कोर्सेज को कंप्लीट करना है, कब टेस्ट लेना है, कब टेस्ट को पूरा करना है, और बच्चों को किस तरह से जो है हमको तैयार करना है। तो एक प्रॉपर हम लोग जो है टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। चौथी चीज होती है डिसिप्लिन। अनुशासन बहुत जरूरी है। ये तो हमने अभी देखा कि .10:30 मतलब आप हमसे भी पहले ऑलरेडी पहुंच चुके थे यहाँ पे। हाँ। आज के पॉडकास्ट के लिए तो हाँ। बिल्कुल, अनुशासन जो है वो आपको आपकी दिशा तक लेके जाता है।
महान विचारक जो है प्लेटो ने भी इस बात को कहा है कि अनुशासन के बिना जो प्रतिभा होती है वो दिशाहीन हो जाती है। तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तो हमने एक थोड़ा आपका नेगेटिव एक्सपेक्ट भी देखा है, मतलब स्टूडेंट्स के उससे कि आप स्ट्रिक्ट, मतलब जो आपका कोचिंग का एनवायरनमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब आप सवाल करते हैं डायरेक्ट स्टूडेंट से। देखिए, मैंने कभी भी इस कोचिंग को कोचिंग नहीं कहा, ये तो अब व्यवसायीकरण हो गया है इसका। मैं इसको हमेशा गुरुकुल कहता हूँ। देखिए, किसी भी स्टूडेंट के साथ सख्ती बरतना या उसको थोड़ा सा कठोरता में लाना, ये नैरेटिव जरूर है, बट उसके फायदे के लिए है। आज वो सेलेक्ट होगा, फिर जुडिशरी में जाएगा, तो जुडिशरी में उसको इस अनुशासन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। समय पे बैठना, समय पे निर्णय देना, समय पे गवाही लेना, तो समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उनकी लाइफ में। जब इस समय को वो वहाँ समझेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं, सर ने जो उनके साथ अनुशासन का जो थोड़ा सा ज्यादा कठोरता पूर्ण व्यवहार किया है वो सही था। तो आज उन्हें लग रहा है कि सर जो है ज्यादा अनुशासित है, पर भविष्य में यही अनुशासन उनको सफल भी बनाएगा और उनकी एक नई पहचान बनाएगा उनके काम के साथ में। ये मेरा वादा है उनके साथ। पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्टूडेंट के लिए, वो है कनेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। अक्सर हम कोचिंग में एडमिशन्स ले लेते हैं जहाँ बड़े बड़े मेंटोर पढ़ा रहे हैं, पर स्टूडेंट और मेंटोर के बीच में कभी भी मेंटली कोई कनेक्शन ही जो है बाउंड नहीं हो पाता। वो उनसे मिल नहीं पाते हैं, अपनी क्वारीज नहीं पूछ पाते हैं, पूछते हैं तो वो चीज़ें जो हैं डिस्कशन तक ही रह जाती हैं। तो हमारा एक सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है उसकी एक बाउंडिंग जो है टीचर के साथ हो। तो हम क्लास में उस एनवायरनमेंट को लेकर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहे। जैसे हमने सुना है कि जैसे मेंस के जब प्रिपरेशन चलती है तो स्टूडेंट के आपके साथ 1-on-1 सेशंस भी लेते हैं आप डाउट क्लियरेंस के लिए, तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कनेक्शन बिल्ड करने का। इसके अलावा और क्या एक्टिविटीज़ है जिससे कनेक्शन बिल्ड करते हैं आप स्टूडेंट्स के साथ? ये मेंस में 1-to-1 मैं उनके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, मेरी ये ड्यूटी है। पर मेंस की बात निकली तो आपको मैं बताता हूँ कि आप मेरे सोशल मीडिया में जाके देख सकते हैं कि मेंस का जब भी पेपर होता है उसके पहले मैं बच्चों को मूवीज दिखाने लेके जाता हूँ। और कोई भी मोटिवेशनल मूवीज होती है, जैसे सुपर 30 हम गए थे और बीच में जो है 12th फेल आई थी वो गए थे, तो अक्सर ऐसी मूवीज को जो है मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ और उसमें हम जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो है थोड़ा सा एक फ्री एनवायरनमेंट मतलब टीचर के साथ में महसूस करते हैं, वो अपनी चीज़ों को कह सकते हैं। आज की तारीख में टीचर उनका दोस्त होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है इस जर्नी में, तब वो ज़्यादा जो है सफल हो पाएंगे। और भी एक्टिविटीज़ हैं हमारे यहाँ, जैसे अभी ये पॉडकास्ट हो रहा है, 2 दिन बाद जो है हमारे यहाँ बसंत पंचमी है। तो बसंत पंचमी का उत्सव मुझे ऐसा लगता है कि हम मतलब बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। पूजा अर्चना एक अपनी जगह है, पर बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है हमारे यहाँ जहाँ पर बच्चे जो है टीचर के साथ 1-to-1 जो है मतलब जुड़ते हैं। तो उससे एक बच्चा जो है सहज हो जाता है एक कोचिंग में, क्योंकि कंपटीशन जो है एक बहुत लंबी लड़ाई है और इस बीच में बच्चे कई बार डिमोटिवेट होते हैं, कई बार जो है उनको लगता है कि यार गिव अप कर देते हैं। तो वहाँ पर जब तक स्टूडेंट और टीचर की एक दूसरे के साथ बाउंडिंग नहीं होगी तो ये लड़ाई जो है लंबी तो होगी पर लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारी कोचिंग की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने एज अ स्टूडेंट कैरियर में कुछ चीज़ें जो नहीं देखी हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे अभी आपने सोशल मीडिया की बात की तो एक बात मेरे जहन में आई कि कोटा फैक्ट्री अभी बहुत ट्रेंड पे थी, तो मैंने आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में देखा है कि कुछ आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको जज फैक्ट्री के नाम से भी बुलाते हैं। तो ये जज फैक्ट्री जो टर्म है ये कैसे मिला आपको? ये तो उनका बोलना चाहिए कि प्यार है, बड़प्पन है। हाँ, ये बात सही है कि जो दोस्त हैं मेरे वो बहुत नियर डियर हैं। और मैंने कहा ना कि जब हम रायपुर और छत्तीसगढ़ की बात करते थे जुडिशरी के लिए, तो ऐसी कोई संस्था नहीं थी, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो जुडिशरी पे काम कर रहा हूँ। जो पीएससी की कोचिंग थी वही जुडिशरी पढ़ाती थी। तो आज जो हम लोग रिजल्ट दे पा रहे हैं, जो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है,
तो ये उनका एक कॉम्प्लीमेंट है कि मुझे जो है जज फैक्ट्री के नाम से कहते हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा कि वो जो है मुझे इसी तरह से अपना प्यार देते रहे और अपना साथ देते रहे। अब ट्रेंड की बात हो रही है तो हम देख रहे हैं आजकल वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ट्रेंड पे चल रहा है। तो आजकल जैसे लास्ट 3 इयर्स के हम रिजल्ट्स की बात करें अगर, तो ये देखा जा रहा है चाहे जुडिशरी हो, यूपीएससी हो या पीएससी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो उसमें वुमेन टॉपर्स बहुत निकल के आ रहे हैं। और आप जैसे 2007-8 से पढ़ा रहे हैं तो लगभग 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास। तो ये लास्ट 3 इयर्स और आपके 18 इयर्स के एक्सपीरियंस को कवर करते हैं। तो ऐसा क्या है कि अभी वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ वुमेन टॉपर्स भी बहुत देखने को मिल रही है? देखिए, महिला सशक्तिकरण तो हुआ है। इसमें सबसे पहला जो उनके पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, तो पहले महिलाओं को रोजगार में या शिक्षा में आगे बढ़ने का जो है एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। तो सबसे पहले तो पेरेंट डेवलपमेंट हुआ है। परिवार में जो पेरेंट्स हैं उनकी मानसिकताओं में परिवर्तन हुआ है और वो चाहते हैं कि उनकी बच्चियां जो हैं एक अच्छे पद पर, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। तो एक सोशल जो है चेंजेस देखने को तो ये मिला है। दूसरा, अक्सर एज अ टीचर, एज अ मेंटोर जब मैं देखता हूँ तो लड़कियां फोकस्ड होती हैं, डिसिप्लिन उनमें ज़्यादा होता है। और थोड़ा सा ये नहीं कह सकते कि भाई लड़कों के अंदर नहीं होता है, पर हाँ, लड़कों के अंदर डिट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उनके ऊपर कुछ और भी लाइबिलिटीज होती हैं। तो लड़कों के ऊपर फाइनेंशियल एक प्रेशर भी होता है कि उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। तो कुछ हद तक जो है लड़के इसके कारण डिट्रैक्ट हो जाते हैं और लड़कियों का एक फोकस जो है वो हमेशा अपने टारगेट की तरफ ज़्यादा रहता है। वैसे भी कहा जाता है कि लड़कियां जो है लड़कों से ज़्यादा मैच्योर्ड होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो है अब देखने को मिल रहा है और काफ़ी संख्या में जो है लड़कियां बैठती हैं। मेरी क्लास में ही अगर मैं बोलूँ तो 70% जो है वो लड़कियों की ही संख्या होती है, 30% लड़कों की संख्या होती है। तो ये भी एक देखने को मिला है कि फोकस्ड हो गया। तो सबसे पहले तो नो डाउट्स जो समाज है, समाज की सोच है और जो पेरेंट्स सपोर्ट है, वो बहुत बड़ा जो है इस बदलाव का कारण है। तो जैसे अभी वुमेन की बात हो ही रही है, जी अभी 3 ईयर प्रैक्टिस रूल कंपलसरी हो गया है। जी। तो मतलब आप समझिए कि पहला एग्जाम देते हैं आप 27-28 के ईयर्स में ना, राइट? तो एज अ वुमेन ये तो थोड़ा एंटी वुमेन जा रहे हैं। मतलब आप समझिए महिलाओं को तो बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर होता है, जैसे एज फैक्टर आ गया तो फिर शादी, फिर आगे फैमिली को डील करना, हैंडल करना। ये जो रूल आया है सर, ये थोड़ा एंटी वुमेन नहीं लग रहा है आपको? देखिए, ये तो नजरिए का फर्क है। अच्छी जुडिशरी के लिए हमें अच्छे जजेस चाहिए और जो फोकस स्टूडेंट हैं वो वेट करेंगे और एग्जाम देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का जो एक विचार था, सोच था, वो ये था कि जुडिशरी में फोकस और ऐसे स्टूडेंट आए जो डेडिकेटेड हो। उसके लिए सबसे अच्छा उन्होंने यही सोचा कि उन्हें एक प्रैक्टिस का अनुभव हो ताकि जाके वो एक अच्छा काम कर सके। तो रूल तो चाहे वुमेन हो चाहे मेन हो, दोनों के लिए एक जो है ज़रूरी है। पर इसमें एक नया डेवलपमेंट आ गया है, चूँकि आपने क्वेश्चन पूछा है। तो अभी हाल में एक डेवलपमेंट ये आया है कि इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश मांगे हैं। पहले ये दिशा निर्देश हाईकोर्ट से मांगे थे। इस बार हाईकोर्ट्स के अलावा जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पर फेमस हैं और लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो अब इस 3 ईयर प्रैक्टिस के संबंध में अपना सुझाव और अपने ओपिनियन दे सकते हैं। और इसके लिए जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने 4 हफ्ते का वक्त भी दिया है। तो हो सकता है कि ये पॉडकास्ट आएगा, उसके बाद कुछ दिन चलेगा तो इस रूल में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और आपकी जो एक क्वेरीज है कि वुमेन जो है उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, ये हो सकता है ठीक हो जाए। आपका तो प्रश्न मतलब भी ठीक हो गुड जाए। न्यूज़ मान सकते हैं? मान सकते हैं, क्योंकि देखिए परिवर्तन होगा। हो सकता है 2 साल हो जाए, हो सकता है 1 साल हो जाए, हो सकता है हट भी जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो मेन हो वुमेन हो, फोकस्ड होना चाहिए। उसके लिए फिर वो टाइम लिमिटेशन और बाउंडेशन जो है वो खत्म करनी पड़ेगी उनको। जैसे चाणक्य लॉ एकेडमी हमेशा अपने इनोवेशन और अपग्रेडेशन के लिए जानी जाती है।
फिर चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू एजुकेशन देना हो, जैसे कोविड में हमने देखा था कि सबसे पहले लॉ एकेडमी आपने एप्लीकेशन के थ्रू स्टार्ट किया था, जी। जैसे बाकी भी देखा है हमने, कुछ गूगल मीट के थ्रू हो रही थी, कुछ जूम में हो रही थी, बट आपने एक इनोवेशन लाया कि आप एप्लीकेशन के थ्रू इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आने वाले टाइम पे क्या कुछ ऐसा इनोवेटिव विजन है चाणक्य लॉ एकेडमी का? आप तो रहस्य पूछ रहे हैं। देखिए, हाँ, ये बात तो है कि चाणक्य लॉ एकेडमी में हमने हमेशा इस बात को ध्यान रखा है कि वर्तमान की आवश्यकताओं के आधार पर जो भी चीज़ें हमें नीड हो, आवश्यक हो, उसके साथ चले। हम्म, हाँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को बता देता हूँ और जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको मैं एक सीक्रेट बता देता हूँ कि अभी हम जो है अपनी एकेडमी इस तरह से इनोवेट कर रहे हैं कि हमारी एकेडमी में अब आपको लाइब्रेरी रहेगी, ऑनलाइन पूरा कैंपस रहेगा, वहीं पर आपको कैंटीन फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। मतलब हमने एक ऐसा विज़न लाया है और संभवतः हो सकता है कि वहाँ पर जो है हम रेसिडेंट्स के लिए, बॉयज़ के लिए भी कुछ आगे विचार करें। तो नए विज़न के साथ आ रहा है चाणक्य और बहुत जल्दी जो है हम इस रहस्य को या इस सीक्रेट को जो है लोगों तक सामने लाने की कोशिश करेंगे। मतलब कुछ बड़ा बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत कुछ जल्दी बहुत हम बड़ा देखने तो नहीं मिलेगा। है, बड़ा तो नहीं है। हाँ, ये हम्म, है कि थोड़ा-सा अपग्रेडेशन हम कर रहे हैं। हम्म, ठीक है। तो मतलब जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ ही है। डेफिनेटली, मतलब मेरा विजन तो हमेशा जो है एक ऐसी एकेडमी रायपुर में खुलने का रहा है कि हम अब जो है दिल्ली या इंदौर की तरफ जो है जाने के पहले एक बार विचार करें कि रायपुर ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। हम्म, तो मतलब जितने भी स्टूडेंट्स अब बाहर जाके प्रिपरेशन करते थे उनको अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो रायपुर में ही प्रिपेयर कर सकते हैं अब। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज जो है बच्चे दिल्ली या इंदौर की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं, कम हो गया है। पर चाणक्य जो है इस बात का आपको एश्योरेंस देता है, वादा कर रहा है आज कि हम जिस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ ला रहे हैं, हम्म, वो एनवायरनमेंट आपको अब दिल्ली और इंदौर के बराबर होगा। और मध्य भारत में एक इस तरह का इंस्टीट्यूशन हम क्रिएशन ला रहे हैं ताकि बच्चों को अपने सक्सेस के लिए जो है भटकना ना पड़े। हम्म, ये कोशिश हमारी रहेगी। तो मैं ये वादा करता हूँ कि उनको एक ऐसी एकेडमी, ऐसा एनवायरनमेंट हम उनको प्रोवाइड करेंगे कि जो इंटायर जो है मध्य भारत में कोई नहीं करेगा लॉ के क्षेत्र तो में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना फास्ट रायपुर डेवलप हो रहा है अभी, जी, हर फील्ड में डेवलप हो रहा है, तो वैसे ही लॉ की फील्ड में भी है कि उसको बहुत अच्छा अपग्रेडेशन मिलने वाला है अब। बिल्कुल। ये देखने को आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो सर एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो ये रोज़ पढ़ाने की जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है आपको? देखिए, मोहब्बत, जिस चीज़ से आप मोहब्बत करते हैं ना, वो चीज़ हमेशा जो है आपको अपने लक्ष्य के प्रति जोड़ने की कोशिश करती है और वो एक एनर्जी देती है। पढ़ाना मेरा पैशन है, तो ये पैशन जो है कहीं न कहीं मुझे जो है एक एनर्जी देता है। ये एक अक्सर मैं अपने स्टूडेंट को कहता भी हूँ कि जिस दिन आप अपनी स्टडी के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ मोहब्बत करें, उस दिन देखिएगा कि आपको सक्सेस मिलने से बहुत ज़्यादा जो है कोई रोक नहीं सकता। तो जिस काम को आप कर रहे हैं, वो अगर वो आपका पैशन है, आपकी मोहब्बत है, आपकी चाहत है, तो वो आपको एनर्जी देता है। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि टीचिंग मेरा पैशन है और इस पैशन के कारण जो है मुझे रोज़ एक एनर्जी मिलती है कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नई तरीके से जो है चीज़ों को लाना है, मुझे पढ़ाना है और नए तरीकों के, नए एग्ज़ाम्पल्स के साथ में जो है बच्चों को कुछ नया फैक्ट और नए जो है चीज़ों को डिलीवर रोज़ करना है। तो ये एक है, मेरा पढ़ाई के साथ जो है एक नहीं, मोहब्बत है। आपकी इस चीज़ से मेरे को मतलब एक आखिरी चीज़ और याद आई है कि मैंने ये भी सुना है कि कोविड के टाइम कुछ हॉस्पिटल से भी आपने पढ़ाया था। हाँ, वो एक काफ़ी 5 साल पुरानी बात है। कोविड के समय बहुत सारे लोग क्वारंटाइन हुए थे, मैं भी हुआ था, मुझे भी कोविड हुआ था। तो उस समय एक मेंस का पेपर छत्तीसगढ़ का रुका हुआ था। मतलब उस दौरान में जब मैं हॉस्पिटल में था, तो मेंस का पेपर कंडक्ट होने वाला था छत्तीसगढ़ का। मेरे पास विकल्प तो थे कि मैं वहाँ आराम कर लेता, पर उन 14 दिनों में मैंने वहाँ से रेगुलर क्लासेस ली, वहाँ का मेंस का पेपर जो है कंडक्ट कराया, वहाँ से टेस्ट पेपर कंडक्ट कराया और यहाँ पर जो है मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट ये मिला कि मेरे एकेडमी में उन दिनों तक सबसे बेस्ट रिजल्ट मुझे मिला वहाँ उस पीरियड दौरान में। में। ये एक खास बात थी वहाँ पे।
एक चीज़ और है कि आजकल जितना डेवलपमेंट हो चुका है उस हिसाब से एक टर्म बहुत चल रहा है, स्मार्ट वर्क। हम्म। तो जितने स्टूडेंट्स हैं आजकल वो हार्ड वर्क को छोड़ के स्मार्ट वर्क को ऑप्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो एक शॉर्टकट आ गया है, तो इस बारे में आप कुछ स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? कि स्मार्ट वर्क करने में बुराई क्या है, हम्म। पर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों को जोड़ दें हम्म। तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। देखिए, कंपटीशन जो है ये महीने 2 महीने या 3 महीने की लड़ाई नहीं है। हम्म। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है एक लंबा समय मांगता है, एक तरह से मैराथन है। हम्म। तो यहाँ पर आपको अपने टारगेट फिक्स करने होंगे, हम्म। ये स्मार्टनेस चाहिए यहाँ पर, और हम्म। उस टारगेट को पूरा करना है, ये आपका हार्ड वर्क चाहिए। तो अगर आप हार्ड वर्क और स्मार्टनेस को मिला लेंगे तो आप अपने टारगेट को प्रॉपर वे में अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप अपने रिजल्ट को 2 या 3 साल की जो तैयारी है उसको 1 साल में बदल सकते हैं। शॉर्टकट अपनाइए, पर शॉर्टकट अगर स्मार्टनेस के साथ हार्ड वर्क भी आप यूज करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो बैलेंस कर लें अगर ये स्टूडेंट, तो देखिएगा कि रिजल्ट कितना अच्छा होगा। मतलब मेहनत और स्मार्टनेस। हाँ, दोनों चाहिए, दोनों जरूरी है, क्योंकि स्मार्टनेस जैसे आज और आप हम बात कर रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी स्मार्टनेस डिवीजन ही है, जहाँ से हम बहुत जल्दी चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। रील्स होती हैं, लोग रील्स के पीछे भागते हैं, बट अच्छी रील्स अगर आप देखें तो वहाँ से आपको सीखने को भी मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप स्मार्टनेस के साथ अपनी एनर्जी को बचाते हुए आप अपने समय को कम कर सकते हैं। बट उस पर डिपेंडेंट मत होइए, उस पर ट्रस्ट मत कीजिए, उस पर 100% जो है आप मतलब फॉलो मत कीजिए। उसके साथ अगर आप थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आपका सक्सेस स्मार्टनेस और हार्ड वर्क के साथ जो है जल्दी मिल जाएगा। मतलब ये बात बहुत अच्छी बताई आपने कि स्मार्टनेस और हार्ड वर्क दोनों कंबाइन होगा तो एक स्टूडेंट एनी हाउ सक्सेस तो अचीव कर ही सकता है। 100%। आपके थॉट्स और आपका विजन बहुत पॉजिटिव था। हम होप करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को इंस्पिरेशन मिली होगी, और हम आपका और चाणक्य लॉ एकेडमी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच।